Yes, is number 14 accounting for amalgamation. Okay, again the most important topic. ठीक है, जो हर बारी पूछा जाता है. is number 14 accounting for amalgamation. अमालगमेशन मतलब क्या दोस्तों? अमालगमेशन में दो चीजें आती है, एक तो मर्जर या तो एक्विजिशन. ठीक है, मर्जर मतलब क्या? एक्स और वाई मिला के एक नई कंपनी बनाई गई है. एक्स और वाई को जोड़ लिया और नई कंपनी बनाई है जेड लिमिटेड. ठीक है, एक्स और वाई दोनों मिलके एक ही कंपनी बना ली, इसको बोलते हैं मर्जर. ठीक है, ध्यान दो, मर्जर मतलब क्या? शादी, है ना. एक्स और वाई मिलकर एक ही कंपनी बन गए, जेड. दूसरा है गाइस टेक ओवर, एक्विजिशन. मतलब एक्स ने वाई को खरीद लिया, तो अभी वाई एग्जिस्टेंस में ही नहीं है. ठीक है, अभी वाई नाम की कंपनी नहीं है, एक्स ने वाई को खरीद लिया. अच्छा, कोई भी कंपनी अगर किसी कंपनी को खरीदती है तो बदले में क्या देगी गाइस? बदले में कुछ कंसिडरेशन देगी. करेक्ट, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन. ठीक है, जो कंसिडरेशन कंपनी देगी इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन. ठीक है, अच्छा अभी ये परचेज कंसिडरेशन मतलब क्या? सबसे पहले अमालगमेशन करते हो तो परचेज कंसिडरेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें सबसे पहले निकालना पड़ता है परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट कितनी है. परचेज कंसिडरेशन मतलब क्या? जो कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है वो बदले में कितने पैसे दे रही है और किसको दे रही है. किसको दिए हुए पैसे परचेज कंसिडरेशन में आएंगे. अभी यस, एक्स ने वाई को खरीदा है. ठीक है, तो एक्स ने वाई को, वाई के शेयर होल्डर्स को जो पैसे दिए हैं वो परचेज कंसिडरेशन में आएंगे. कौन से शेयर होल्डर्स गाइस? दोनों, प्रेफरेंस या तो इक्विटी. दोनों को जो भी दिया है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या इक्विटी शेयर होल्डर्स को, किसी को भी पैसे दिए हो तो वो क्या आ जाएंगे? परचेज कंसिडरेशन में आ जाएंगे. ठीक है, अच्छा कुछ भी दिया हो, कैश, डिबेंचर, शेयर्स, कोई भी टाइप का असेट दिया हो, पर इंपॉर्टेंट है जिसको दिया हुआ है और किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इन दोनों में से किसी को कुछ भी दिया है तो वो क्या बन जाएगा? परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा. ठीक है, अच्छा डिबेंचर होल्डर्स को कुछ दिया है या लोन वालों को कुछ दिया है, ट्रेड पेबल्स को कुछ दिया है, वो सब परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता है. ठीक है, परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ वही आता है जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया गया है. ठीक है, तो ये परचेज कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस. वैल्यू एट विच बिजनेस इज परचेज, जिस वैल्यू पे अपने बिजनेस को खरीदा है उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन. तो शेयर, सिक्योरिटीज, कैश, कुछ भी दिया हो, किसको दिया है वो इंपॉर्टेंट है. किनको? इन दो लोगों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इन दो लोगों को जो भी दिया है इसको बोलते हैं अपन परचेज कंसिडरेशन. ठीक है, अभी अमालगमेशन का जो भी फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं उसमें परचेज कंसिडरेशन निकालने के दो तरीके. ठीक है, एक तो कभी कभी क्वेश्चन सीधा सीधा दे देता है कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इनको एक शेयर के बदले में 2 शेयर दिया है, इनको इतना कैश दिया है, तो इनको जो अमाउंट दी हुई है ये मेंशन्ड है. ठीक है, तो अगर जो अमाउंट दी है वो मेंशन्ड है तो सीधा नेट पेमेंट मेथड यूज कर सकते हो. ठीक है, नेट पेमेंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो. नेट पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करो और कितना पेमेंट किया है ये दिया हुआ है. जैसे मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1000 रुपए दिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 5000 दिए, तो मेरा कितना आ गया? 6000 मेरा परचेज कंसिडरेशन. इसको बोलते हैं गाइस नेट पेमेंट मेथड. पेमेंट मेथड मतलब क्या? कितना पे किया है वो मेंशन्ड है क्वेश्चन में. लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ है कि किस इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पे किया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पे किया. तो अभी उस केस में मुझे बोलो, अगर बताया नहीं हुआ है तो क्या पे ही नहीं किया होगा? पे तो किया है. कैसे पे किया होगा? तो इस केस में अगर पेमेंट मेथड नहीं दिया है तो तुमको निकालना पड़ेगा नेट असेट्स मेथड से. नेट असेट्स मतलब क्या? देखो, मैं एक कंपनी हूं ए, मैं बी को खरीद रहा हूं. ठीक है, तो मैं बी को जितना पेमेंट कर रहा हूं अगर वो सीधा सीधा दिया है तो वो परचेस कंसिडरेशन आ जाएगा. लेकिन नहीं दिया है तो बी की जितनी वैल्यू है बी को उतने पैसे देंगे. और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी की वैल्यू कैसे निकालोगे गाइस? तो बी की वैल्यू निकालोगे बी के असेट्स माइनस बी के लाइबिलिटीज, मतलब ही बी के पास जितने के नेट असेट्स है.
बी के पास जितने के नेट एसेट्स है, बी की उतनी वैल्यू है और बी को उतने पैसे दे देंगे, मतलब ही असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके, ठीक है। अगर नेट पेमेंट मेथड नॉट एप्लीकेबल है तो ही ये मेथड लगाना है, और ये मेथड पे फेयर वैल्यू लेनी है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं पैसे देते हो किस हिसाब से दूंगा, जो एसेट्स की जितनी फेयर वैल्यू उस हिसाब से दूंगा, ठीक है। तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके निकालना पड़ेगा। आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब क्या, शेयर होल्डर्स के लाइबिलिटीज मत लेना, मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, ये सब मत लेना, जो दूसरे को पेएबल है वो सब लेना, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। देखो कोई भी क्वेश्चन है, ये पहला स्टेप होता है, परचेस कंसिडरेशन मालूम होना चाहिए कि मैंने कितना पैसा दिया है सामने वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स को, ओके। अच्छा, अभी ये जो चैप्टर है ना मित्रों, पूरा का पूरा जर्नल एंट्री पे बेस्ड है। तुम्हें जर्नल एंट्रीज मालूम होनी चाहिए, कौन से टाइप के जर्नल एंट्रीज पूछे जाते हैं इसमें। देखो कौन से टाइप के पूछेंगे, अभी ए कंपनी ने बी कंपनी को खरीदा, तो बी कंपनी बंद हो गई, एग्जिस्टेंस चला गया, खत्म हो गई, तो बी कंपनी के बुक्स बंद करने पड़ेंगे, और ए कंपनी के बुक्स में ये सारे बी के क्या करेगा, वो एसेट्स और लाइबिलिटीज लेके आएगा। तो दोनों के बुक्स में अपने को एंट्रीज आनी चाहिए, ठीक है। दोनों के बुक्स में अपने को एंट्रीज आनी चाहिए। किसके बुक्स में, खरीदने वाले के बुक्स में, और जिसने अपनी कंपनी बेची है उसके बुक्स में। तो एक को बोलते हैं ट्रांसफरर, एक को बोलते हैं ट्रांसफरी। ट्रांसफरर मतलब जो अपनी कंपनी बेच रहा है, ट्रांसफरी मतलब जो दूसरे की कंपनी खरीद रहा है। पूरा टॉपिक जर्नल एंट्री पे बेस्ड है, ठीक है। देखो ये टॉपिक डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ अलग है, रिपीटेटिवनेस नहीं है, बट कंसेप्ट सेम है हर क्वेश्चन में। तो कंसेप्ट पे फोकस करो, जर्नल एंट्रीज पे फोकस करो, हर क्वेश्चन में सेम जर्नल एंट्रीज आती है, ठीक है। बस कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। तुमको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछते हो, तो इसकी प्रैक्टिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा टाइम देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ट्रांसफरर के बुक्स में देखते हैं, ठीक है। ट्रांसफरर मतलब कौन, बोलो, ट्रांसफरर मतलब कौन, जो अपनी कंपनी बेच रहा है। अभी देखो कोई अपनी कंपनी बेच रहा है तो उसके बैलेंस शीट में ऑलरेडी यहाँ पे एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होंगे, शेयर कैपिटल होगा, रिजर्व्स होंगे, बराबर। अच्छा, शेयर कैपिटल में भी और डिटेल लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे, रिजर्व्स होंगे और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होंगे, यहाँ पे एसेट्स होंगे। ये बैलेंस शीट है। अभी मेरी कंपनी बंद हो रही है तो मेरे को बुक्स बंद करने पड़ेंगे, करेक्ट। ये बैलेंस शीट की सारी चीज़ें खाली करनी पड़ेगी। अभी बैलेंस शीट की चीज़ें खाली कैसे करोगे, तो एक अकाउंट ओपन करेंगे, जो कोई भी कंपनी बंद करते वक्त ओपन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। एक अकाउंट ओपन किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, और सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को इसमें ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि बुक्स खाली करने, ठीक है। अभी देखो असेट्स को इसमें ट्रांसफर करना है, करेक्ट। असेट्स को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो असेट्स को ट्रांसफर करना है तो असेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू असेट। लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है, ट्रांसफर करना है तो रिवर्स करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, रियल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, ठीक है। मतलब मुझे बोलो कि बुक से असेट्स या लाइबिलिटीज कब गायब होंगे, जब सेम अमाउंट पे ट्रांसफर करोगे या कोई दूसरे अमाउंट पे ट्रांसफर करो, सेम अमाउंट पे। तो ये एंट्री कौन से वैल्यू पे होगी, बुक वैल्यू पे, ठीक है। ये जो एंट्री है वो बुक वैल्यू पे करनी पड़ेगी। असेट्स और लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, कुछ चीजें ट्रांसफर नहीं करनी, ठीक है। कौन सी चीजें, देखो पहली चीज, अगर असेट सामने वाली कंपनी अगर कैश नहीं लेके गई है, ठीक है, सामने वाली कंपनी मेरा कैश बैलेंस नहीं लिया है, तो मेरा कैश मेरे को संभालना है, मेरा कैश मेरे को क्लोज करना पड़ेगा, मेरे कैश का क्या यूज करूँ ये मेरे को सोचना पड़ेगा। तो इस केस में कैश को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैश भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है, सिर्फ एक केस में नहीं होगा, कब, जब सामने वाली कंपनी कैश नहीं लेके गई है तब, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है गाइस, डोंट ट्रांसफर कैश बैंक इफ नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी। सामने वाली कंपनी अगर कैश बैंक नहीं लेके गई है तो ही ट्रांसफर नहीं करेंगे, नहीं तो कैश बैंक को भी ट्रांसफर करेंगे। और पीएनएल का डेबिट बैलेंस होगा, कोई मिसलेनियस या फिक्टिशियस एसेट्स होंगे, इनको ट्रांसफर मत करना। पीएनएल का डेबिट बैलेंस, कोई लॉसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह ऐसे होगा तो इनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर मत करना। ये शेयर होल्डर रिलेटेड चीज है,
ठीक है। अच्छा ये जनरली क्वेश्चन में नहीं होते, तुमको बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है, अगर सामने वाली कंपनी कैश नहीं लेके गई है तो ही कैश को नहीं ट्रांसफर करना है, वरना कैश को ट्रांसफर करना ही करना है। ठीक है। हाँ तो अच्छा, पहली एंट्री किस चीज की आएगी गाइस? असेट्स ट्रांसफर करने की। ठीक है, असेट्स ट्रांसफर करेंगे अपन। ओके, किस वैल्यू पे असेट्स को ट्रांसफर करोगे? बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, सारे असेट्स को ट्रांसफर कर देना है। एक ही एक्सेप्शन है कैश, जब सामने वाली कंपनी नहीं लेके गई तभी नहीं करना है, तो सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दो। लाइबिलिटीज भी सारे ट्रांसफर करने, सिर्फ कौन से वाले? शेयर होल्डर्स के लाइबिलिटीज ट्रांसफर मत करना। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, ये जो शेयर होल्डर रिलेटेड चीजें हैं इनको ट्रांसफर मत करना। डोंट ट्रांसफर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स। ट्रांसफर वेदर टेकन ओवर और नॉट, सामने वाली कंपनी ने लाइबिलिटी ली है या नहीं ली है, सारे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। असेट्स में भी सारे असेट्स को ट्रांसफर करते हैं, उसने लिया हो या नहीं लिया हो, एक ही एक्सेप्शन था कैश। ठीक है, तो सारे असेट्स लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाएगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को, सिर्फ शेयर होल्डर रिलेटेड चीजें ट्रांसफर नहीं होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, पीएनएल, ये सब ट्रांसफर नहीं होते। और एक ही एक्सेप्शन था, सिर्फ कैश एक्सेप्शन है। ठीक है, सामने वाली कंपनी नहीं लेके गई तो कैश को मत करो, वरना सब असेट्स लाइबिलिटीज को कहाँ डाल देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। अभी देखो बैलेंस शीट से खाली हो गए असेट्स लाइबिलिटीज, बराबर। ये अपने असेट्स लाइबिलिटीज थे, कहाँ खाली कर दिए? रियलाइजेशन में। तो अभी रियलाइजेशन में ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज आ गए। रियलाइजेशन में इधर असेट्स है, इधर लाइबिलिटीज आ गए, बराबर। असेट्स ट्रांसफर किए रियलाइजेशन टू एसेट्स, लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। इसके बदले में क्या मिला है? इन असेट्स लाइबिलिटीज के बदले में ही कुछ मिला है, परचेस कंसिडरेशन। तो अगली एंट्री तुरंत होनी चाहिए परचेस कंसिडरेशन ड्यू करने की। इसके बदले में ही मेरे को परचेस कंसिडरेशन मिला है, तो तुरंत पीसी ड्यू करूंगा। मतलब क्या? कुछ रिसीवेबल दिखाऊंगा सामने वाली कंपनी से। तो ए कंपनी ने खरीदा था, तो ए कंपनी अकाउंट डेबिट टू, इसके बदले में मिला। और ये सब कहाँ पे पड़ा है? रियलाइजेशन में। तो ए कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसे एंट्री होगी। जितना पीसी ड्यू है वो यहाँ पे दिखेगा, ए लिमिटेड से रिसीवेबल दिखेगा, क्योंकि इन असेट्स और लाइबिलिटीज के बदले में ए लिमिटेड से रिसीवेबल है। अच्छा, ड्यू दिखाते ही अगली एंट्री क्या करोगे? पीसी रिसीव करने की। ठीक है, ए लिमिटेड को क्रेडिट कर देना, जो जो मिला है उन सबको डेबिट करो। कैश मिला हो सकता है, शेयर्स मिले हो सकते हैं, डिवेंचर्स मिले हो सकते हैं, जो भी मिला है उसको डेबिट करो टू ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को क्लोज कर देना। ठीक है, चेक करो गाइस, सबसे पहले पीसी ड्यू करेंगे, परचेसिंग कंपनी को डेबिट करके टू रियलाइजेशन। फिर क्या करोगे? पीसी रिसीव कर लेना। पीसी रिसीव करने की क्या एंट्री है? जो भी मिला है उसको डेबिट करोगे टू परचेसिंग कंपनी। ठीक है, रियलाइजिंग दोज एसेट्स नॉट टेकन ओवर, अगर कोई असेट्स नहीं लेके गई है परचेसिंग कंपनी, तो उन असेट्स को क्या करेंगे? अपन खुद बेचेंगे। जैसे सामने वाली कंपनी फर्नीचर नहीं लेके गई, तो मेरे को खुद को फर्नीचर बेचना पड़ेगा। फर्नीचर कहाँ पे दिख रहा होगा? रियलाइजेशन में। इसको बेचने की क्या एंट्री होगी? कैश बैंक में पैसा आएगा, फर्नीचर बेचा है टू, कहाँ ट्रांसफर करूंगा? रियलाइजेशन में, क्योंकि फर्नीचर रियलाइजेशन में पड़ा है। अच्छा, कोई लाइबिलिटी अगर सामने वाली कंपनी नहीं लेके गई है तो मेरे को सेटल करनी पड़ेगी, तो एंट्री करूंगा रियलाइजेशन टू कैश बैंक। ओके, देखो कैसे फ्लो में चल रहा है। फ्लो क्या है? असेट्स खाली करो, लाइबिलिटीज खाली करो, इनके बदले में क्या मिला? पीसी मिला, पीसी ड्यू करो, पीसी ड्यू किया, पीसी रिसीव करो। अच्छा, पीसी मिल गया, कोई एसेट और लाइबिलिटी अगर सामने वाली कंपनी नहीं लिया है तो उसको अपन खुद बेचेंगे, अपन खुद सेटल करेंगे, बराबर। देखो कैसे फ्लो में चल रहा है सब। इसके बाद क्या करेंगे? तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का खर्चा, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अच्छा, बट सामने वाली कंपनी से रिइंबर्स हो जाएगा, तो परचेसिंग कंपनी टू कैश बैंक कर देना, क्योंकि उससे रिसीवेबल दिखाएंगे, क्योंकि सामने वाली कंपनी ने वादा किया था तुम खर्चे करो हम रिइंबर्स कर देंगे, तो उसको ड्यू, उसको डेबिट करो, उससे ड्यू दिखाओ। ओके, और मिल जाए तो कैश बैंक टू परचेसिंग कंपनी। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि मेरे को खर्चा 10,000 का हुआ, सामने वाली कंपनी ने बोला मैं 8,000 रिइंबर्स कर दूंगा, तो ये 2,000 जो खुद के जेब से भरा है वो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है, जो खुद से जेब से खर्चा भरते हो वो रियलाइजेशन में जाना है। ओके, ये ध्यान रखना। अभी देखो असेट्स और लाइबिलिटीज खाली हो गए, असेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज भी कर लिया,
जो सामने वाली कंपनी को देने थे वो दे दिए, अपन ने जो अलग से बेचने थे वो बेच दिए। अभी बैलेंस शीट में क्या बचा है, ये हो गया, इन सब का काम हो गया। बैलेंस शीट में क्या बचा है देखो, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स और प्रेफरेंस कैपिटल। तो पहले किसको सेटल करेंगे इनमें से, प्रेफरेंस को। सबसे एंड में कौन सेटल होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ड्यू दिखाएंगे। अभी देखो इसमें होता है ऐसे कभी कभी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मेरे बैलेंस शीट में प्रेफरेंस कैपिटल नाम की लाइबिलिटी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मेरे बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी 1 लाख की, बट सामने वाली कंपनी ने इनको 1,20,000 रुपए दिए, एक्स्ट्रा दिए। तो क्या करना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू दिखाना। कैसे ड्यू दिखाओगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कर देना 1 लाख, बट इनको देने कितने का इस पैसे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1,20 देने, तो ये 20,000 कहाँ जाएगा, ये 20,000 जाएगा रियलाइजेशन में, ठीक है, क्योंकि इनको जो 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का लॉस है, शायद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल सकता था, ठीक है। तो ये जो इनको 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये कहाँ जाएगा गाइज, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। देखो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की एंट्री ध्यान में रखना, कभी कभी लेजर पूछते सीधा, तो लेजर में अपन ये एंट्री ध्यान में नहीं रहती है अपने, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितना एक्स्ट्रा दिया है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। ओके, तो देखो प्रोसेस क्या है, फिर से प्रोसेस रिवाइज करते हैं। असेट्स को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, पीसी ड्यू करो, पीसी रिसीव करो, कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज खुद से बेचने हैं तो खुद से बेच दो, खुद से सेटल कर दो, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दो। फिर कौन बचा अभी, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू दिखाओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू दिखा के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1,20,000 ड्यू दिखाया था, तो इनको जो भी मिला है वो उनको पे कर दो। इनको अगर इक्विटी शेयर्स मिले होंगे तो इक्विटी शेयर्स दे देना, इनको कैश दिया होगा तो कैश दे देना, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सेटल कर देंगे। अभी कौन बच गया, बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी सेटल हो गए, अभी कौन बचा, बैलेंस शीट देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी सेटल हो गए, अभी कौन बचा है, बस इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे गाइस, ड्यू दिखाएंगे। क्या ड्यू दिखाना है उनको, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। ये किसके है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ड्यू दिखाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व्स डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और रियलाइजेशन अकाउंट को भी क्लोज कर देना। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस किसको ट्रांसफर होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर होगा, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी मिला है एंड में वो उनको दे देना, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट लॉस ऑन रियलाइजेशन की एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ड्यू करने की एंट्री, और एंड में जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिला है वो उनको पे कर दिया जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे जो भी उनके लिए मिला है। एंड में इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्लोज हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। देखो प्रोसेस बहुत सिंपल है, वेरिएशंस पीसी वगैरह में आते हैं वो ध्यान रखना, ठीक है। प्रोसेस फिर से एक बार, असेट्स लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करो किधर, रियलाइजेशन में, फिर इसके बदले में क्या मिला, पीसी मिला, पीसी ड्यू करेंगे, पीसी क्या करेंगे फिर रिसीव करेंगे। पीसी ड्यू मतलब परचेसिंग कंपनी को डेबिट करो, उससे रिसीवेबल है टू रियलाइजेशन, फिर पीसी रिसीव कर लेना, जो भी मिला है उसको डेबिट टू परचेसिंग कंपनी, ठीक है। फिर ये होने के बाद कोई असेट्स और लाइबिलिटी सेटल करने होंगे अपने से, अपने अलग से जो लेके नहीं गया है उसको सेटल कर दो, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दो। ये सब होने के बाद क्या करना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू दिखाना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर देना, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर देना रियलाइजेशन का, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ड्यू दिखा देना, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पे कर देना जो भी उनके लिए मिला है। तो यहाँ पे अपने बुक्स क्लोज हो जाते हैं। ये जर्नल एंट्री गाइस ट्रांसफरर कंपनी की, ठीक है, ये ट्रांसफरर कंपनी की जर्नल एंट्रीज है। जब भी ट्रांसफरर कंपनी का पूछा जाता है तो ये एंट्रीज करनी पड़ती है। ओके, एक बार स्टेप्स देख लो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तुम्हें क्या स्टेप्स लगाने हैं, ठीक है, क्या दिमाग लगाना है, क्या स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे व्हेन क्लोजिंग बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। यस, व्हेन क्लोजिंग बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। ट्रांसफरर कंपनी के यहाँ पे बुक्स क्लोज करते वक्त सबसे पहला स्टेप देखो, एंट्रीज करने से पहले, एंट्रीज में पीसी का अमाउंट लगने वाला है, एंट्रीज करने से पहले तुमको मालूम होना चाहिए पीसी क्या है। ये एक बड़ा टास्क होता है पीसी निकालना। तो कौन सा मेथड है,
वो तुमको यूज करना है गाइस, ठीक है। कौन सा मेथड है, नेट पेमेंट मेथड कब लगाना है, अगर सीधा सीधा दिया है कि कितने पैसे दिए हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कितने पैसे दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, अगर सीधा सीधा नहीं दिया है तो नेट असेट्स मेथड, मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके तुमको निकालना पड़ेगा। फिर सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करो एट बुक वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज, एक्सेप्शन सिर्फ एक ही है, कैश, ठीक है, कैश एक ही एक्सेप्शन है, अगर नहीं लेके गया तो ही मत ट्रांसफर करना, वरना कैश भी ट्रांसफर हो जाता है। फिर पीसी ड्यू करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन पे, फिर पीसी रिसीव करेंगे, पीसी रिसीव की एंट्री होगी, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस और जो एसेट्स और लाइबिलिटीज नॉट टेकन हो रहे हैं उनको सेटल करो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू करना, डिफरेंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, डिफरेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर देना, प्रॉफिट लॉस ऑन रियलाइजेशन निकालना, ठीक है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ड्यू करना और एंड में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देना। पे बैलेंस इन कैश अकाउंट इफ नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी, अगर परचेसिंग कंपनी कैश नहीं लेके गई है तो कैश का जितना भी बैलेंस है किसको दे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे, ठीक है। ये स्टेप्स लगाई जाती है, बहुत ईजी है ट्रांसफरर कंपनी के एंट्रीज, ठीक है। अपन एंड में एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों रहेंगे, तो अपन दोनों देख लेंगे। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी होता है खत्म। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी बार पूछी जाती है, इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी परचेसिंग कंपनी के बुक्स में क्या कैसे करोगे एंट्रीज, ठीक है। अभी परचेसिंग कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, जो कंपनी को खरीद रही है, तो उसको क्या करना है, अभी असेट्स और लाइबिलिटीज अपने बुक्स में लेके आना है, और वो क्या दे रहा है, पीसी दे रहा है, पहले ट्रांसफरर को पीसी मिल रहा था, इसको पीसी देना है, ठीक है। अभी देखो क्या एंट्रीज करनी है, इसके लिए परचेसिंग कंपनी के बुक्स में मेथड चेक की जाती है कि भाई साहब मेथड कौन सी है। दो तरह के मेथड्स होते हैं जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग डिफर करती है, ठीक है, दो मेथड्स है जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग डिफर करती है। मुझे बोलो ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में देखते वक्त क्या मेथड्स देखा अपन ने, कौन सी मेथड, क्या मेथड ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में देखा नहीं। मेथड सिर्फ कब लगानी है, परचेसिंग कंपनी के बुक्स रहेगी तब, ठीक है, तब तुम्हें मेथड सोचनी है कौन सी मेथड है क्या है, ओके। तो सुनना भी, अगर परचेसिंग कंपनी है तो इन दोनों में से कोई एक मेथड रहेगी, मर्जर मेथड या परचेस मेथड, ठीक है। अभी मर्जर मेथड कब रहेगा ध्यान रखना, इसको कभी कभी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। ये पांचों कंडीशंस अगर फुलफिल होते, अच्छा कभी कभी ये थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इन पांचों कंडीशंस के बारे में, ठीक है, ये पांचों कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं तो कौन सी मेथड है, मर्जर मेथड। इन पांचों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुआ तो कौन सी मेथड बन जाएगी, परचेस मेथड। पांचों कंडीशन क्या है देखो, दो जो कंडीशन है वो असेट लाइबिलिटी रिलेटेड है, दो कंडीशन शेयर होल्डर रिलेटेड है। असेट लाइबिलिटी रिलेटेड क्या कंडीशन है कि सारे असेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाने चाहिए, ठीक है, मतलब सारे असेट्स और लाइबिलिटीज खरीदने वाली परचेसिंग कंपनी लेके गई है, किस वैल्यू पे ट्रांसफर किए, तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया है एसेट्स और लाइबिलिटीज को, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया गया है। ये दो कंडीशंस किसके रिलेटेड है, असेट्स और लाइबिलिटीज रिलेटेड, कि सारे एसेट्स लाइबिलिटीज ट्रांसफर किए किस पे, बुक वैल्यू पे, मतलब फेयर वैल्यू नहीं निकाली है, किसी को रीवैल्यू नहीं किया है, जो वैल्यू उसी वैल्यू पे ट्रांसफर किए। तो अगर क्वेश्चन में दिख रहा है कि किसी एसेट को रीवैल्यू किया है, मतलब जैसे आरडीडी बनाया हो या फिर इन्वेंट्री को कम किया है, ऐसे कुछ बोल दिया है, तो वैसे ही वही लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कौन सी मेथड है, परचेस मेथड, ओके। तो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थे ये दो। अगले दो कंडीशंस है जो क्वेश्चन में नहीं आते इतना, ठीक है, बट दो कंडीशंस ध्यान में रखना अगले भी। ये शेयर होल्डर रिलेटेड है कि शेयर होल्डर्स 90% शेयर होल्डर्स जो उस कंपनी में थे वो इस कंपनी में भी शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए, ठीक है। और कैसे बनेंगे वो शेयर होल्डर्स, अगर उनको क्या दे रहे हैं अपन, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं तो ही है ना। तो अगला कंडीशन वही है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को तुम इक्विटी शेयर्स ही दे रहे हो कंसिडरेशन में, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैश नहीं दे रहे हो या प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दे रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ क्या देना चाहिए, इक्विटी शेयर्स ही देना चाहिए। और लास्ट कंडीशन है बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन, बिजनेस चलते रहना चाहिए,
ठीक है, मैं यहाँ पे एक्विजिशन नहीं कर रहा हूँ, परचेस नहीं कर रहा हूँ, मर्जर कर रहा हूँ, मतलब बिजनेस चालू रहना चाहिए, इसलिए मर्जर मेथड कब लगेगा, ये पांचों कंडीशंस होने चाहिए, दो रिलेटेड टू एसेट लाइबिलिटीज, दो रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स, एक है बिजनेस चलते रहना चाहिए। तो ये पांचों कंडीशंस चल अगर है तो मर्जर मेथड है। अकाउंटिंग देखेंगे अपन क्या डिफर करती है, ये पांचों में से एक भी कंडीशन नहीं हो रही है फुलफिल तो क्या कौन सी मेथड रहेगी, परचेस मेथड। ये पांचों में से जनरली क्वेश्चन में ये 1 या 2 में से तुमको दिमाग लगाना है, 1 या 2 में से कोई एक रहेगा तब परचेस मेथड नहीं रहेगी, तो इन दोनों में से ही कोई रहता है जनरली जो क्वेश्चन में तुमको ध्यान में आ जाएगा। अभी अकाउंटिंग क्या डिफर करेगी वो देखेंगे मित्रों अपन। अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज देखते हैं, जर्नल एंट्रीज देखना। अभी अपन कौन है मित्रों, परचेसिंग कंपनी, अपन बिजनेस खरीदा है, बिजनेस खरीदा है, पीसी पेएबल है, बिजनेस खरीदने की क्या एंट्री होगी, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, मैंने बिजनेस खरीदा है, ठीक है, तो बिजनेस परचेस को डेबिट करना। ये पैसे किसको पेएबल है, सामने वाली कंपनी ने लिक्विडेटर अपॉइंट किया होगा क्योंकि वो बंद हो रही है, तो ये पैसे मेरे को पीसी के किसको देने पड़ेंगे, लिक्विडेटर को, इसलिए पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। कितने पैसे देने हैं, परचेस कंसिडरेशन, तो इसलिए यहाँ पे विथ पीसी अमाउंट आ जाएगा, पीसी का जो अमाउंट है वो लिख देना, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अगली एंट्री होगी असेट्स और लाइबिलिटीज, क्या करेंगे अपने बुक्स में लेके आएंगे, ठीक है। अभी देखो असेट्स और लाइबिलिटीज ध्यान रखना, मर्जर मेथड अगर है तो मर्जर मेथड में क्या बोला था, असेट्स और लाइबिलिटीज किस पे ट्रांसफर करना, बुक वैल्यू पे, मर्जर मेथड में बोला था बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, तो ध्यान रखना अगर मर्जर मेथड है तो सारे एसेट्स लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे आएंगे, लेकिन अगर परचेस मेथड है तो सारे एसेट्स लाइबिलिटीज किस पे आएंगे, फेयर वैल्यू पे आएंगे, ठीक है, उनकी जो फेयर वैल्यू थी उस पे आएंगे। तो देखो परचेस मेथड में क्या एंट्री पास होगी गाइस, असेट्स अपने को अपने बुक्स में लाने हैं तो क्या करेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज अपने बुक्स में लाने हैं तो टू लाइबिलिटीज, ठीक है। इसके बदले में अपन क्या दे रहे हैं, पीसी दे रहे हैं, करेक्ट। ये देखो एंट्री क्या होगी, असेट्स फॉर एग्जांपल 100 रुपए के असेट्स है, टू लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज 40 रुपए के, तो ऐसे 60 के नेट एसेट से मैंने बदले में 80 रुपए देने का वादा किया है, तो 60 के एसेट्स के बदले में मैं 80 रुपए दे रहा हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा 20 भर रहा हूँ, ये किस चीज के है, गुडविल के है। तो यहाँ पे जो मैं पैसे दे रहा हूँ वही ऊपर के एंट्री में लिखा था ना, तो वो बिजनेस परचेस को क्लोज कर दो, 80 रुपए जो मैं दे रहा हूँ, ऊपर जो बिजनेस परचेस डेबिट किया था वो क्यों किया था, क्योंकि उसके बदले में असेट्स लाइबिलिटीज मिलने वाले, तो असेट लाइबिलिटीज मिल गए तो बिजनेस परचेस को क्लोज कर दो, 80 रुपए मिल गए, ये 20 जो एक्स्ट्रा दिए किस चीज के है मित्रों, गुडविल के है 20, ठीक है। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आया तो गुडविल, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आया तो कैपिटल रिजर्व, मतलब सस्ते में खरीदा है। अच्छा, जब ये कौन सा मेथड है मित्रों, परचेस मेथड है, इंडिविजुअली फेयर वैल्यू पे आएगा, ठीक है, इंडिविजुअली तुमको फेयर वैल्यू पे एंट्री पास करनी है, इंडिविजुअली फेयर वैल्यू पे एंट्री पास होगी, इंडिविजुअली मतलब हर एक एसेट का नाम लिखना है, ठीक है, लाइबिलिटी इंडिविजुअली मतलब हर एक लाइबिलिटी का नाम लिखना है। ये सेकेंड एंट्री ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें मेथड जानना इंपॉर्टेंट है और एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू लिखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मर्जर मेथड है तो कौन से वैल्यू पे आएगा, बुक वैल्यू पे। देखो मर्जर मेथड है तो 3 चेंजेस है ये एंट्री में, ये जो सेकंड एंट्री इसमें 3 चीजों में फर्क पड़ता है अगर मर्जर मेथड है तो। पहला चेंज तो तुमको ऑलरेडी मालूम है, असेट्स और लाइबिलिटीज परचेस मेथड में फेयर वैल्यू पे आते हैं, मर्जर मेथड में बुक वैल्यू पे आते हैं, ये पहला चेंज। दूसरा चेंज, परचेस मेथड में अपन रिजर्व्स नहीं लेके आते अपने बुक्स में, ठीक है, मतलब जो सामने वाली कंपनी थी उसके रिजर्व्स अपने बुक्स में नहीं आते, लेकिन मर्जर मेथड में सामने वाली कंपनी के रिजर्व्स भी एज इट इज उठा के लेके आएंगे। मर्जर मेथड में ये एक दूसरा फर्क है कि अपन रिजर्व्स भी लेके आएंगे बुक वैल्यू पे। तीसरा और लास्ट चेंज है, जो परचेस मेथड था उसमें बैलेंसिंग फिगर क्या लिखा था, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अगर मर्जर मेथड है तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर रिजर्व्स में से ही एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये 3 चेंज है गाइस, यहाँ पे अच्छे से देखना। मर्जर मेथड में असेट्स और लाइबिलिटीज, पहला चेंज बुक वैल्यू पे आएगा, दूसरा चेंज रिजर्व्स भी आएंगे,
और तीसरा चेंज जो बैलेंसिंग फिगर है वो रिजर्व से एडजस्ट होगा। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एंट्री जो तुम्हें पास करनी है, सेकेंड एंट्री में मेथड चेक करना कौन सा मेथड है। मेथड के लिए वो 5 कंडीशंस देखने पड़ेंगे, पांचों अगर फुलफिल हो रहे हैं तो मर्जर, नहीं हो रहे तो परचेस मेथड। परचेस मेथड है तो असेट्स लाइबिलिटीज किस पे लेके आओगे, फेयर वैल्यू पे। तो असेट्स अपने बुक्स में ला रहे हैं तो क्या होगा, असेट्स अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटीज अपने बुक्स में ला रहे हैं तो टू लाइबिलिटीज, इसके बदले में ही क्या दे रहे हैं अपन, टू बिजनेस परचेस, और बैलेंसिंग फिगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अगर मर्जर मेथड है तो रिजर्व्स को भी बुक्स में लाना, असेट लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लाना, और जो डिफरेंस है वो किस में से एडजस्ट होंगे, रिजर्व्स में से। यही एंट्री में जो रिजर्व्स है उसमें से एडजस्ट होगा। ये फर्क है गाइस नेचर ऑफ परचेस और नेचर ऑफ मर्जर में। तीसरी एंट्री है, अभी देखो ये तीसरी एंट्री जो ये परचेस मेथड के लिए है, क्यों, ये समझ जाएगा तुमको। रिकॉर्ड स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ वेंडर कंपनी, मतलब क्या, वेंडर कंपनी मतलब ही ट्रांसफरर कंपनी, ओके, अलग अलग नाम है। स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब क्या, जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ऐसे कोई रिजर्व बना के रखा है जो किसी लॉ ने बोला था बनाने को। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो रहा है, मर्जर अगर मेथड है तो रिजर्व्स ऑलरेडी बुक्स में आ रहे हैं अपने, बराबर, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व भी आ गया होगा। बट अगर परचेस मेथड है तो रिजर्व्स नहीं ला रहे, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व बुक्स में नहीं आया होगा। तो उस केस में एक एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन से, वो दिखा दो बस, दिखाने के लिए एंट्री होगी अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। उससे क्या होगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व दिखेगा रिजर्व्स में, और ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व का क्या करेंगे, ये रिजर्व्स में से ही माइनस करके दिखाएंगे। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए एंट्री हो रही है और कुछ नहीं। ठीक है, तुम देखोगे तो रिजर्व्स में स्टैट्यूटरी रिजर्व दिखेगा और अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व माइनस होगा, तो नेट इफेक्ट कुछ नहीं आ रहा है, बस दिखाने के लिए ये एंट्री करने वाले हैं। क्योंकि सामने वाली कंपनी जिसको अपन ने खरीदा है उसका कुछ लॉ का रिक्वायरमेंट था जो दिखना चाहिए, बस उसके लिए स्टैट्यूटरी रिजर्व्स दिखाने के लिए एंट्री करेंगे। ये एंट्री कब रिलेवेंट है, जब परचेस मेथड है तब। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन में पढ़ के ध्यान में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व या एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व या फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, ऐसे कोई नाम से रिजर्व है तो तुम्हें ध्यान में आ जाएगा। अभी देखो क्या हुआ है, फिर से फ्लो अपना ध्यान में लेते हैं। पहले क्या किया था अपन ने, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को ड्यू दिखाया था, फिर पहले बिजनेस परचेस के बदले में असेट्स और लाइबिलिटीज लेके आए। अभी क्या बचा है, लिक्विडेटर को पैसे देना। लिक्विडेटर को जो ड्यू दिखाया था उसके बदले में दे दो जो भी वादा किया था। कैश देने का वादा किया था तो कैश दे दो, शेयर्स देने का वादा किया था तो शेयर्स दे दो, जो भी दे रहे हो उनको क्रेडिट कर दो, क्योंकि अपन दे रहे हैं टू कैश या टू इक्विटी शेयर, है ना। तो ये एंट्री करेंगे गाइस। पेमेंट ऑफ पीसी की अगली एंट्री है लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, जो भी एंट्री गाइस वो जो भी दिया है उसकी एंट्री कर देना। अगली एंट्री होती है डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री है। मुझे बोलो, अपन सेकेंड एंट्री जो करते हैं उसमें क्या करते हैं, सामने वाली कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज लेके आ जाते हैं, किसके बुक्स में, अपने बुक्स में। ठीक है, अभी सामने वाली कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज में अपने बुक्स में लेके आया, तो सामने वाली कंपनी के फॉर एग्जांपल 10% डिबेंचर्स थे, ये भी अपने बुक्स में आ गए होंगे, बराबर। सामने वाली कंपनी के 10% डिबेंचर्स होंगे, ये भी अपने बुक्स में आ गए होंगे। तो बट ये डिबेंचर्स किसके थे, उस कंपनी के थे। अभी वो कंपनी तो बंद हो गई, तो इनको डिबेंचर्स रिप्लेस करके देने पड़ेंगे ना, उस कंपनी के बदले में अपने कंपनी के डिबेंचर्स देने पड़ेंगे। तो इसीलिए इनको डिस्चार्ज करने की एंट्री करेंगे। मतलब ये जो डिबेंचर्स है ये इसको डेबिट कर देंगे, बदले में अपने डिबेंचर्स को क्रेडिट कर देंगे। बट अपने डिबेंचर्स इशू करते वक्त कभी कभी प्रीमियम पे इशू होता है या डिस्काउंट पे इशू होता है। ठीक है, इशू किस पे कर रहे हो वो देखो। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिबेंचर को 90,000 देने थे, 90,000 की लाइबिलिटी थी, ओके। मैंने अपने डिबेंचर डिस्काउंट में इशू किए, इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो मैंने एक डिबेंचर कितने में इशू किया होगा, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, ओके, फेस वैल्यू 100। मैंने एक डिबेंचर कितने में इशू किया होगा, 100 रुपए का डिबेंचर 10 के डिस्काउंट में इशू किया है। कितने में इशू किया होगा मैंने एक डिबेंचर, 90 में, 10 का डिस्काउंट दिया। तो 90,000 देने के लिए मेरे को कितने डिबेंचर्स देने पड़े होंगे,
1000, मैंने 1000 डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो देखो अभी इसकी एंट्री क्या करोगे, 10% डिबेंचर्स ये सामने वाली कंपनी के, बी कंपनी के 2, बदले में मैंने फॉर एग्जांपल 12% डिबेंचर्स दिए, तो उनके 90,000 के डिबेंचर्स थे, बदले में मैंने 1000 डिबेंचर्स दे दिए हैं 100 रुपए के, तो मैंने 1 लाख रुपए दे दिए। क्यों? मैंने डिस्काउंट में इशू किया था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट कर देना 10,000, ये एंट्री आएगी, चेक करो। ठीक है, डिबेंचर्स कितने में इशू किए वो चेक करना। अगर डिबेंचर्स डिस्काउंट में इशू किए तो डिस्काउंट डेबिट होगा, अगर डिबेंचर्स प्रीमियम में इशू किए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा। ठीक है, डिस्काउंट या प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा, उसके लिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू किए वो निकाल लो, इजी रहेगा। 90,000 देने के लिए एक डिबेंचर 90 में दिया तो 1000 डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, तो 1000 डिबेंचर्स पे 10 रुपए, ऐसे 10,000 का डिस्काउंट दिया है। तो ये डिबेंचर्स को डिस्चार्ज करने की एंट्री आएगी गाइस, डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। उनके डिबेंचर्स के बदले में अपने डिबेंचर्स देने हैं। अगर डिस्काउंट में इशू किया है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, अगर प्रीमियम में इशू किया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा। ये मेन एंट्रीज है जो हर एक क्वेश्चन में होते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा एंट्रीज है जो किसी क्वेश्चन में रहेंगे, किसी क्वेश्चन में नहीं। अभी एक्स्ट्रा एंट्रीज में क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल आपस में पेएबल रिसीवेबल था। ठीक है, सेकेंड एंट्री में मैं लेके आ गया। अभी देखो क्या होता है, अपन एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। ये एक्स है, ये वाई। ठीक है, वाई को पेएबल दिख रहा था इधर लाइबिलिटी साइड में एक्स से 100, और इधर एक्स को रिसीवेबल दिख रहा था 100। अभी मैंने क्या किया, वाई को खरीदा, तो वाई के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज अपने बुक्स में लेके आ गया सेकेंड एंट्री में। तो वाई के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज लाए, तब देखा कि लाइबिलिटी में और एक लाइबिलिटी आ गई 2x नाम से। एक्स को पेएबल थी, ये लाइबिलिटी भी अपने बुक्स में आ गई। तो मैंने देखा यार खुद को ही देने की लाइबिलिटी आ गई, बराबर। वाई से रिसीवेबल दिख रहा था अपने बुक्स में, और एक्स नाम की लाइबिलिटी भी अपने बुक्स में आ गई। अभी खुद से ही क्या पैसे लूं और पैसे दूं, तो इसको एलिमिनेट करने की एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, जब सेकेंड एंट्री करोगे तब ये सोचने की जरूरत नहीं है कितना इंटर कंपनी है, ये बाद में एंड में इसको एलिमिनेट करना। हमेशा एक ही एंट्री होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि एलिमिनेट करना है, क्रेडिटर्स को कम करना है, तो क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, टू क्या करेंगे, डेटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये एंट्री पास करेंगे गाइस। एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ड्यूज। इसके अलावा अनरियलाइज प्रॉफिट हो सकता है इन्वेंट्री का, जो अभी अभी पड़ा कंसोलिडेशन में, सिमिलर ही है ना। मैंने उसको गुड्स बेचे थे तो उसके इन्वेंट्री में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अभी अगर एक साथ आ गए तो इन्वेंट्री से क्या हटा देंगे, प्रॉफिट हटा देंगे। तो इन्वेंट्री को कम करना है, इन्वेंट्री को क्या करेंगे फिर, क्रेडिट। इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करना है, प्रॉफिट हटाना है। डेबिट किसको करोगे, डेबिट करोगे जो सेकेंड एंट्री में यूज किया था ना बैलेंसिंग फिगर। सेकेंड एंट्री में बैलेंसिंग फिगर जो यूज किया था, गुडविल हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, या मर्जर मेथड हो तो रिजर्व्स हो सकते हैं। तो सेकेंड एंट्री में जो भी बैलेंसिंग फिगर यूज किया हो वो बैलेंसिंग फिगर यूज करना। ये देखो, एलिमिनेट अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, गुडविल, कैपिटल रिजर्व या तो रिजर्व्स यूज करना, टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करना है। ये कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज है गाइस जो क्वेश्चन में होते हैं। अगर अपन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उनको पे कर रहे हैं तो टू कैश बैंक करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं उनको, एक्स्ट्रा नुकसान है, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व डेबिट कर देना। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज है जो क्वेश्चन में रहे तो आएंगे, नहीं तो जनरली नहीं होते मेजॉरिटी क्वेश्चंस में, ऊपर के एंट्रीज ज्यादा होते हैं। ठीक है, देखो परचेसिंग कंपनी, मतलब मैं कंपनी हूँ जो खरीद रहा हूँ सामने वाली कंपनी को। पहली एंट्री किसकी होगी, बिजनेस परचेस दिखाने की कि बिजनेस खरीदा है और इसके पैसे पेएबल है, तो बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर, ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज लेके आएंगे। ये बिजनेस परचेस जो दिखाया इसके बदले में क्या करेंगे, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज अपने बुक्स में आ जाएंगे। इसके लिए दूसरे एंट्री के लिए चेक करना मेथड कौन सा है, मर्जर मेथड है या परचेस मेथड है। परचेस मेथड होगा तो फेयर वैल्यू पे आएगा, बैलेंसिंग फिगर, गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा। मर्जर मेथड होगा तो बुक वैल्यू पे आएगा, रिजर्व्स भी आएंगे, बैलेंसिंग फिगर किस में एडजस्ट होगा, रिजर्व्स में। ठीक है, फिर परचेस मेथड अगर है तो स्टैट्यूटरी रिजर्व भी अलग से लेके आओ। फिर इसके अलावा डिबेंचर होल्डर्स को डिस्चार्ज करने की एंट्री करना, और नहीं, डिबेंचर होल्डर्स को डिस्चार्ज के पहले लिक्विडेटर को डिस्चार्ज कर देना।
लिक्विडेटर को ड्यू दिखाया था तो अभी पीसी पे कर दो, पीसी पे करने की एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स को डिस्चार्ज करने की एंट्री, ठीक है। फिर ये एंड में कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज है जो क्वेश्चन में अगर पूछी तो लिखनी पड़ेगी। ये चेक कर लो अभी ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में क्या स्टेप्स है। देखो ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में थोड़े कैलकुलेशंस आते हैं। देखो कंसेप्ट इतनी है पूरे टॉपिक में, कंसेप्ट में कुछ और नहीं है, बस जर्नल एंट्रीज है कंसेप्ट में, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेगा, ठीक है, जो तुमको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा व्हेन इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे स्टेप्स में नोट डाउन किया है कि क्या क्या आ सकता है वेरिएशंस, ठीक है। देखो स्टेप्स में कोई भी किसी के भी बुक्स में पूछे, पहला स्टेप हमेशा एक ही होता है, पीसी निकालो, क्योंकि पीसी की एंट्री हमेशा होती है, तो पीसी निकालना ये पहला स्टेप होता है। फिर परचेसिंग कंपनी के बुक्स में है तो मेथड रिलेवेंट है, तो पहले शुरू करने से पहले मेथड के बारे में सोच लो, परचेस मेथड है या मर्जर मेथड है, ठीक है, मेथड के बारे में सोच लो। फिर कभी कभी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं पूछते, सीधा बैलेंस शीट बनाने बोलते। अगर जर्नल एंट्री पूछी है तो थोड़ा इजी है, जर्नल एंट्री पूछी है तो जर्नल एंट्रीज पास कर देना और फिर उसके हेल्प से बैलेंस शीट बना लो, ठीक है। जर्नल एंट्रीज पहले लिख लो, हाँ जी। तो देखो जर्नल एंट्री अगर क्वेश्चन में पूछी है तो जर्नल एंट्री पास कर लो, उसके बेसिस पे बैलेंस शीट बना लेना, क्योंकि जर्नल एंट्रीज देख के बनाना इजी है, क्योंकि सेकंड एंट्री में सारे एसेट्स लायबिलिटीज लिस्ट कर लेते हैं, तो वही एसेट्स लायबिलिटीज एज इट इज ऐड करने रहेंगे, ठीक है। तो अगर जर्नल एंट्रीज पूछे तो जर्नल एंट्रीज पास करके उसको देख देख के बैलेंस शीट बनाना आसान है, लेकिन डिफिकल्ट तब हो जाएगा जब जर्नल एंट्री नहीं पूछी है और बैलेंस शीट बनाने बोली है। तो देखो अभी इस केस में क्या करोगे, प्रिपेयर बैलेंस शीट यूजिंग वर्किंग नोट ऑफ नेट असेट्स मेथड। मतलब क्या, अगर तुमने परचेस कंसिडरेशन नेट असेट्स से निकाला था तो नेट असेट्स के लिए वर्किंग नोट बनाया होगा, जो ट्रांसफरर कंपनी उसके असेट्स और लाइबिलिटीज को लिखा होगा वर्किंग नोट में, बस वो वैल्यूज देख देख के वर्किंग नोट बना लो, बैलेंस शीट बना लो। लेकिन अगर नेट पेमेंट मेथड था, नेट असेट्स मेथड नहीं था, अगर नेट पेमेंट मेथड यूज किया था तो पहले वर्किंग नोट बनाओ गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए, पहले वर्किंग नोट बनाओ कि एसेट्स और लाइबिलिटीज कितने हैं। फॉर एग्जांपल एसेट्स और लाइबिलिटीज 100 के है, उसके बदले में 120 दिए है तो 20 का गुडविल है, पहले ये वर्किंग नोट निकालो, गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करो और फिर बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। देखो जर्नल एंट्री बिना पूछे बैलेंस शीट पूछी ना थोड़ा टास्क है, तुम चाहो तो वर्किंग नोट में जर्नल एंट्रीज कर सकते हो फिर बैलेंस शीट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। या तो गुडविल कैलकुलेशन का वर्किंग नोट बनाओ और फिर बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। ये काम तुमको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अगर जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी तो। फिर क्या है देखो स्टेप 4 में जर्नल एंट्रीज पास करने, फर्स्ट 3 बेसिक एंट्रीज होंगे हमेशा, बेसिक एंट्रीज बिजनेस परचेस के, एसेट लाइबिलिटीज टेकन ओवर के और पेमेंट टू लिक्विडेटर के, ये 3 बेसिक एंट्रीज करना। फिर एक्स्ट्रा एंट्रीज अगर क्वेश्चन में दिया है तो डिबेंचर डिस्चार्ज का, इंटर कंपनी ड्यू का, स्टैट्यूटरी का, एक्सपेंसेस का, अनरियलाइज प्रॉफिट के, ये एंट्रीज तुमको करने, ठीक है। अभी देखो डिबेंचर्स में ना एक वेरिएशन आता है, ये अच्छे से सुनना। अच्छा ये क्वेश्चन देख के ही बताता हूँ, नहीं तो कंसेप्ट इतनी है गाइस, यहाँ पे अमालगमेशन के कंसेप्ट्स होते हैं। अभी अपन 1-2 क्वेश्चंस थोड़े देख लेते हैं जो थोड़े, जिसमें दोनों चीजें डिस्कस हो जाएगी, दोनों चीजें अपने समझ जाएंगे अपन। और एक डिबेंचर्स की एडजस्टमेंट है वो भी तुमको बता देता हूँ। अच्छा इसमें शुरू में काफी क्वेश्चंस है जो परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेशन के ही है सिर्फ, ठीक है। उसमें तुमको सिर्फ परचेस कंसिडरेशन ही कैलकुलेट करना है, परचेस कंसिडरेशन ही कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ ये वाला,
देखो एक इलस्ट्रेशन 9 है मॉड्यूल का ही, क्वेश्चन 9। इसमें एक एडजस्टमेंट है डिबेंचर्स का, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये एडजस्टमेंट अच्छे से समझ लो डिबेंचर्स का। किसने किसको खरीदा है देख लो। पी विल अब्सॉर्ब क्यू, मतलब पी कंपनी ने किसको खरीद लिया है, क्यू को खरीद लिया है। ओके, तो अभी देखो क्यू को खरीदने की वजह से क्या हुआ है, क्यू के डिबेंचर होल्डर्स कितने देख लेते हैं। नोट नंबर 2, क्यू के पास कितने डिबेंचर्स है गाइस, देखो 1.5 लाख के। क्यू के पास कितने डिबेंचर्स है, 1.5 लाख। अभी देखो क्या हुआ है, डिबेंचर्स का एडजस्टमेंट चेक करना। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ क्यू लिमिटेड आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम। रुक जाओ इधर, डिबेंचर होल्डर्स को कितने पैसे देने हैं, 8% एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। ये पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो 1.5 लाख के ऊपर 8% एक्स्ट्रा, मतलब कितने पैसे देने डिबेंचर होल्डर्स को, 1,62,000 देने। तो देखो जब अपन सेकेंड एंट्री करते जिसमें असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज करते, तो यहां पे लाइबिलिटीज किस पे आते हैं मित्रों, फेयर वैल्यू पे। सारे लाइबिलिटीज फेयर वैल्यू पे आएंगे। तो डिबेंचर्स को जितने पैसे देने हैं उस अमाउंट पे लेके आना। तो डिबेंचर्स को बुक वैल्यू पे मत लाना 1.5 लाख। डिबेंचर्स को कितने पैसे देने हैं, 162, तो 162 पे आएगा, क्योंकि डिबेंचर्स को यहाँ पे रीवैल्यू किया है, रीवैल्यूड फिगर्स पे आएगा। 162 उनकी फेयर वैल्यू जो उनको देनी है। बट आगे पढ़ो, अभी कैसे पैसे दिए उनको, 12% डिबेंचर्स दिए हैं 162 देने के लिए, एट इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। अभी ये 162 मैंने कैसे दिए हैं उनको, मैंने 10% डिस्काउंट में एक डिबेंचर इशू किया। तो 10% डिस्काउंट मतलब एक डिबेंचर कितने में इशू किया, 90 में। तो इसको डिवाइड बाय 90 करो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लो। 1800 डिबेंचर्स इशू किए, बराबर। तो अभी देखो इसकी एंट्री क्या आएगी, जब डिस्काउंट दिया जाता है तब डिस्काउंट क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं। मैंने 12% डिबेंचर्स जो क्यू के थे 1,62,000 के, देखो बुक्स में तो 1.5 लाख थे, बट जब मैंने लाइबिलिटी लाई थी तो फेयर वैल्यू पे लाई थी 162, क्योंकि उनको 8% एक्स्ट्रा पे वैल्यू किया है। 162 की लाइबिलिटी है, डिस्काउंट अगर दे रहे हो तो डिस्काउंट को डेबिट करना। तो बदले में मैं 12% डिबेंचर्स दे रहा हूँ, 1800 डिबेंचर्स दे रहा हूँ, 100 का एक डिबेंचर, तो 1,80,000 दे रहा हूँ, डिस्काउंट आएगा 18,000 रुपए। ठीक है, कभी कभी ये डिबेंचर्स का एडजस्टमेंट आता है, ध्यान रखना। कितने दे रहे हो पैसे, वो उनका रीवैल्यूड फिगर्स होता है, वो कहां पे आएगा, सेकेंड एंट्री में। और डिबेंचर्स मैं कितने में इशू कर रहा हूं, डिस्काउंट या प्रीमियम, वो अपन जो डिस्चार्ज कर रहे हैं उस एंट्री में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहां पे एक गड़बड़ होने के चांसेस है। ओके, और ये भी देखो यहाँ पे उसके ऊपर ही, प्रेफरेंस शेयर्स विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करते वक्त कहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये रहे क्यू लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने, 1 लाख। उनको पे करते वक्त कितना दे रहे, देखो 10% डिस्काउंट, मतलब 90,000 ही दे रहे उनको। बट इशू करते वक्त जो अपने प्रेफरेंस शेयर है वो पार पे इशू कर रहे, मतलब उनको देने के लिए अपन 900 डिबेंचर्स, 900 प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, 100 रुपए का एक। तो कितने पैसे दे रहे ये अलग चीज है, और कितने में इशू कर रहे हो ये अलग चीज है। ठीक है, इनको मिक्स मत करना। कितने पैसे दे रहे हो वो वैल्यू कंसिडर करते जब एंट्रीज करते नेट एसेट्स की वगैरह, और कितने में इशू करते हो वो एंट्रीज इंपॉर्टेंट है जब डिस्चार्ज करते हो तब। ओके, चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो तुमको बतानी थी। अभी क्वेश्चंस अपन देख लेते गाइस। ठीक है, एक क्वेश्चन 10 पे आ जाना, क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन देखते गाइस फटाक से। यस, हरि और वायु का क्वेश्चन है मित्रों, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन देख के समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर अपन खत्म करते हैं अमालगमेशन। इसके अलावा और भी एक दो चीजें जिसमें जो अलग है वो बता दूंगा सिर्फ, बाकी फिर खत्म करते हैं। ओके, यस, देखो हरि और वायु के बारे में क्या दिया है अपने को, देखो पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड।
वायु लिमिटेड के बुक्स बंद करने एंड शो एक्विजिशन एंट्रीज इन बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, मतलब हरी लिमिटेड के बुक्स में भी एंट्रीज दिखानी है। तो कोई भी काम करना है किसी के भी बुक्स में करना हो, पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, पीसी निकालना। और पीसी चेक करो कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कितने पैसे अपन ने दिए हैं, कितने शेयर्स दिए हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को तो दे दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स का अभी निकाला नहीं, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर्स को कितना दिया है, 10% एक्स्ट्रा दिए। ये देखो ये प्रेफरेंस शेयर्स है, कहाँ पे, किसने किसको खरीदा है, हरी ने वायु को खरीदा है। तो वायु के प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, 1 लाख के, उनको 10% एक्स्ट्रा दिया है, मतलब कितना दिया है, 1,10,000 दिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने पैसे दिए वो मेंशन्ड है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने पैसे दिए हैं वो देखो, वो नहीं दिया है। उन्होंने बोला इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स। नेसेसरी क्या होता है, जितना जरूरत है उतना, कितना जरूरत है, नेट एसेट्स, मतलब कंपनी की जितनी वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे दे देंगे। तो यहाँ पे नेट एसेट्स मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे निकालोगे गाइस, देखो ये हरी लिमिटेड ने वायु को खरीदा है, तो वायु के कौन से एसेट्स का रिवैल्यूएशन दिया है क्या, देख लो, दिया है बिल्डिंग, गुडविल की वैल्यू दी है, बिल्डिंग की वैल्यू दी, मशीन की वैल्यू दी है, इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज है, प्रोविजन अलग से बनाया हुआ है। तो ये सब रिवाइज्ड वैल्यू कंसिडर करके नेट एसेट्स निकालते हैं। चलो जल्दी से नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अभी एसेट्स में क्या क्या है वायु के, पीपी, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लगाई है, 1.5 लाख, मशीन की वैल्यू कितनी लगाई है, 1,60,000। गुडविल को भी वैल्यू किया है कितने पे, 50,000 पे। तो ये अपन ने एसेट्स ले लिए इधर के, पीपी ले लिया, इंटेंजिबल एसेट ले लिया, इन्वेंट्रीज को, ट्रेड रिसीवेबल्स को और कैश को। अच्छा इन्वेंट्री को 10% कम में लिया है, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी देख लो, 1,75,000, उसमें 10% कम कर देना, 157,500 पे इन्वेंट्री को लिया है। आरडीडी 7.5% बनाना है, मतलब डेटर्स को कितने पे लिया है देखो, 92,500। ठीक है, 92,500 डेटर्स आ गया। कैश कितने का है, 20,000 का, बराबर ये एसेट्स हो गए। लाइबिलिटीज में क्या क्या है देख लो, ट्रेड पेएबल्स है 80,000, ट्रेड पेएबल्स 80,000 माइनस कर दूंगा। और क्या है, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड है। अच्छा ये भी लाइबिलिटी है क्योंकि ये एम्प्लॉयज को देना रहता है, 20,000 की लाइबिलिटी है, बस इतना ही है लाइबिलिटीज में। आई गेस कितना अमाउंट आ रहा है देखो, ये ऐड 5,30,000। तो कंपनी की वैल्यू कितनी गाइस, 5,30,000, जिसमें से मैं 1,10,000 किसको दे रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो बचा हुआ किसको देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बचा हुआ देंगे, कितना, 4,20,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स 5% प्रीमियम पे इशू हो रहे, मतलब 10 रुपए प्लस 5% करो, एक शेयर इशू हो रहा है 10.5 रुपीज में। तो 4,20,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे, एक शेयर 10.5 में इशू होगा, तो 40,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं अपन। ठीक है, 40,000 शेयर्स अपन इशू कर रहे हैं। ये पहला वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट होता है, पीसी निकालना। पीसी का अमाउंट आ गया 5,30,000 टोटल अमाउंट है, जिसका बाइफर्केशन है 1,10,000 प्रेफरेंस को दे रहे, 4,20,000 इक्विटी को दे रहे। ठीक है, अभी देखो जिसके भी बुक्स में पूछा है उसके बुक्स में करते हैं। किसके बुक्स में पूछा है, पहले वायु के बुक्स क्लोज करो ऐसे बोला है। तो वायु के बुक्स क्लोज करने के लिए क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में बनाएंगे, फिर एक रियलाइजेशन अकाउंट के बाद और एक अकाउंट बनता है हरी लिमिटेड, परचेसिंग कंपनी का अकाउंट बनेगा, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट बनेगा और एक इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट बनेगा। इतने अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पहला स्टेप्स याद करो, रियलाइजेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज को खाली, एक्सेप्शन था सिर्फ कैश, जब वो लेके नहीं जाता है। इस क्वेश्चन में सब लेके जा रहे हैं, तो सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को खाली कर दो। कौन से वैल्यू पे, रियलाइजेशन में बुक वैल्यू पे खाली होता है। वेरी गुड, बुक वैल्यू क्या है देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख, गुडविल 25,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 25,000 गुडविल। फिर इन्वेंट्रीज, ट्रेड इन्वेंट्रीज 1.75 लाख,
ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20,000 कैश, सब असेट्स को खाली कर दिया। लाइबिलिटीज में है ट्रेड पेएबल्स 80,000, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड 20,000, सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में खाली कर दो। इसके बदले में क्या मिला मित्रों, पीसी मिला। पीसी कितना मिला, 5,30,000। पीसी ड्यू दिखा दो। पीसी ड्यू की एंट्री हरी लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन, तो हरी लिमिटेड के डेबिट साइड में भी आ जाएगा 5,30,000। फिर पीसी क्या कर लेना, रिसीव कर लेना। क्या क्या मिला है पीसी में, 9% प्रेफरेंस शेयर्स मिले 1,10,000 के, और इक्विटी शेयर्स मिले 4,20,000 के। तो यहाँ पे लिख देना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिला 1,10,000 का, प्रेफरेंस शेयर्स इन हरी लिमिटेड, और इक्विटी शेयर्स इन हरी लिमिटेड मिला है 4,20,000 का। बदले में ये मिला है, हरी लिमिटेड का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसको क्लोज करने के बाद कोई एसेट लाइबिलिटी सामने वाली कंपनी नहीं लेके गई तो उसको सेटल करो, ऐसे तो कुछ नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंस दिए क्वेश्चन में, नहीं दिए। रियलाइजेशन एक्सपेंस रहता तो उसकी एंट्री आती, वो नहीं है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू दिखाते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू दिखाओ। एंट्री है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, कितने का कैपिटल है, 1,00,000 का, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो 1,10,000 देना है, तो ये 10 कहाँ जाता है, रियलाइजेशन में। एंट्री होती है बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 और बाय रियलाइजेशन 10,000, ऐसे 1,10,000 उनको ड्यू है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दो। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स आए थे 1,10,000 के, ये उनको दे दो टू प्रेफरेंस शेयर्स इन हरी, टू प्रेफरेंस शेयर्स इन हरी 1,10,000 के प्रेफरेंस शेयर्स उनको दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेटल हो गए। अभी रियलाइजेशन का क्या निकालेंगे, अच्छा वो 10,000 जो लॉस था वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। रियलाइजेशन टू प्रेफरेंस शेयर्स आया था 10, अभी रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, ये अगला काम है। कितना आ रहा है, 50,000 लॉस, प्रॉफिट लॉस। इस साइड आ रहा है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है तो प्रॉफिट है। 50,000 का प्रॉफिट किसको मिलेगा, एंट्री होती है रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये जो प्रॉफिट है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर होगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 50,000। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ड्यू दिखाएंगे। क्या ड्यू दिखाना है उनको, ये शेयर कैपिटल, सॉरी ये 3,00,000 का शेयर कैपिटल और 70,000 के रिजर्व्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ड्यू दिखा दो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 3,00,000 और बाय जनरल रिजर्व 70,000, इतना ड्यू दिखा दिया। इक्विटी वालों के लिए क्या मिला था मित्रों, अपने को 4,20,000 के इक्विटी शेयर्स मिले थे, तो 4,20,000 के टू इक्विटी शेयर्स इन हरी उनको दे दो 4,20,000। ये क्लोज हो जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्लोज, सारे लेजर्स क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस सॉल्व करो। फिर अगली एंट्रीज किस में होगी, अभी उन्होंने एक्विजिशन एंट्रीज इन बुक ऑफ परचेसिंग कंपनी बोली, उसके लिए पहले पीसी निकालना है। पीसी निकाल लिया है, मेथड सोचनी है, कौन सी मेथड है बोल दो, परचेस। क्यों, रीवैल्यू किया है ना, ठीक है, रीवैल्यू किया है तो परचेस मेथड है। तो यहाँ पे परचेस मेथड की एंट्रीज आएगी। एंट्रीज क्या आएगी गाइस, सबसे पहले एंट्री आएगी बिजनेस परचेस की। बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर, कितना पेएबल है, 5,30,000 पेएबल है, 5,30,000 पेएबल दिखा दो। ठीक है, फिर ये एसेट्स और लाइबिलिटीज लाने की एंट्री होगी। कौन से वैल्यू पे लेके आओगे, फेयर वैल्यू पे। ये देखो ये जो वर्किंग नोट बनाया था ना, ये वैल्यूज पे आएगा। ठीक है, ये वैल्यूज पे आएगा सब कुछ, ये फेयर वैल्यूज है। अच्छा बस याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल्स का अगर आरडीडी दिया है तो डेटर्स को अलग से लेके आना, आरडीडी को अलग से लेके आना क्रेडिट साइड पे। मतलब डेटर्स की वैल्यू 90 to 500 मत लिखना डायरेक्ट, डेटर्स 1,00,000 लिखना, आरडीडी अलग से लिखना 7,500। ठीक है, तो ये अलग अलग से लिखना। दूसरे एंट्री में ये एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू ट्रेड पेएबल्स, टू रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड और टू कंसिडरेशन 5,00,000, टू बिजनेस परचेस 5,30,000, ये एंट्री होगी। अच्छा इस एंट्री में बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा क्योंकि गुडविल पहले से ही लिख दिया है ना, गुडविल की वैल्यू पहले ही दे दी थी उन्होंने, तो बैलेंसिंग फिगर कुछ आएगा नहीं एंट्री में। फिर अगली एंट्री पे कर देंगे। लिक्विडेटर को ड्यू दिखाया था, बदले में क्या दे रहे हैं अपन, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं और इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहा है इसलिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखेंगे। ठीक है, एंट्री में क्या आएगा गाइस, यहाँ पे लिक्विडेटर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,10,000,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पार पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे इशू नहीं हो रहा है, ठीक है। पे करते वक्त उनको एक्स्ट्रा पैसे जरूर दे रहे हैं, लेकिन अपने शेयर्स अपन पार पे इशू कर रहे हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 शेयर्स इशू कर रहे थे, सॉरी 40,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक, तो 4 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000, ये एंट्री आएगी 5,30,000 डिस्चार्ज करने की। फिर कुछ इंटर कंपनी वगैरह है क्या, उसकी एंट्री आती है। डिबेंचर्स डिस्चार्ज की एंट्री आती है। डिबेंचर्स इसमें है नहीं, इंटर कंपनी इसमें दिया नहीं है, तो ऐसे एंट्रीज आते हैं गाइस, ये ध्यान रखना। ऐसा अमालगमेशन है, इसमें भी लिखे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स ध्यान में रखना। जर्नल एंट्रीज पे ही रिवॉल्व करता है पूरा चैप्टर, बस पीसी निकालना इंपॉर्टेंट होता है। देखो पीसी निकालने में ना किस किस क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे देते हैं, ठीक है। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ही फेयर वैल्यू, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में ना बोलते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी डिस्चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ही फेयर वैल्यू, मतलब पर शेयर जो वैल्यू रहेगी उसके बेसिस पे उनको पैसे देंगे। तो अभी फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे? नेट असेट्स, मतलब क्या, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करना, ये पूरे कंपनी की वैल्यू आई, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देना, पर शेयर फेयर वैल्यू आ जाएगी। तो पर शेयर कंपनी की जो फेयर वैल्यू है उस हिसाब से उनको पैसे देने, मतलब पर शेयर जो वैल्यू रहेगी उतने पैसे उनको देंगे, उस हिसाब से उतने शेयर्स अपने कंपनी के देंगे। मतलब कैसे, देखो एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल परचेस नेट असेट्स आया, उस कंपनी का आया 1 लाख, अपने कंपनी का नेट असेट्स 2 लाख, ठीक है। दोनों के 10-10 हजार शेयर्स है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ जाती है, मतलब फेयर वैल्यू पर शेयर अपने उसके कंपनी की, ये ट्रांसफरर कंपनी का है और ये परचेसिंग कंपनी का है। उसके कंपनी की पर शेयर वैल्यू 20, अपने कंपनी की वैल्यू है, उसके कंपनी की वैल्यू 10, अपने कंपनी की वैल्यू है पर शेयर 20। तो अभी उसको देखो, उसको अपने कंपनी का, उसको हर 2 शेयर के बदले में अपने कंपनी का कितना शेयर देंगे? 1 ही शेयर देंगे, क्योंकि अपने 1 शेयर की वैल्यू कितनी? 20 रुपए। तो उसको अगर 10 रुपए देने एक शेयर होल्डर को, तो उसको आधा ही शेयर मिलना चाहिए, बराबर। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, कि पर शेयर वैल्यू निकाल लो और फिर निकालना कि अपने कंपनी का कितना शेयर उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू किसी क्वेश्चन में है। तो अमालगमेशन के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट्स रिवीजन पूरा यहाँ पे खत्म होता है अमालगमेशन का।